बस्ती उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है जो सन 1965 में पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आया। बस्ती जिला पूर्व में नवनिर्मित जिला संत कबीर नगर और पश्चिम में गोंडा जिला के बीच स्थित है। दक्षिण में घाघरा नदी इस जिले को फैजाबाद जिला और नवनिर्मित अंबेडकर नगर जिले से अलग करती है, जबकि इसके उत्तर में सिद्धार्थनगर जिला स्थित है। यह जिला तलहाटी मैदान में पूरी तरह से फैला हुआ है। बस्ती में कुल लगभग 24 लाख लोगों की जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में जिले में कुल 3,348 गांव, 5 नगर पालिकाएं और 17 पुलिस स्टेशन हैं। बस्ती अच्छी तरह से रेल और सड़क मार्ग से देश एवं प्रदेश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस्ती रेलवे स्टेशन लखनऊ और गोरखपुर के बीच एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। परिवहन की दृष्टि से यहाँ हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जम्मू व इनके साथ के कई राज्यों के लिए समय समय पर रेलगाड़ी मिलती है। जिले में प्रमुख स्थलों में अमोढ़ा, बाबा मोक्षेश्वर नाथ मंदिर, छावनी बाजार, संत रविदास वन विहार, भदेश्वर नाथ, मखौड़ा धाम, श्रृंगनारी, गणेशपुर, बेहिल नाथ मंदिर, थालेश्वर मंदिर, लोढ़वा बाबा शिव मंदिर, कणर मंदिर, घिरौली बाबू, केवाड़ी मुस्तकहम, नगर बाजार, अगौना, बाराह छतर, चंदोताल, पकरी भीखी, महादेवा मंदिर आदि शामिल हैं। वर्तमान में सड़क परिवहन के अनुसार यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 से जुड़ा हुआ है। बहुत प्राचीन काल में बस्ती के आसपास का जगह कौशल देश का हिस्सा हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मण अपने सूत्र में कौशल का उल्लेख किया है। यह एक वैदिक आर्यों और व्याकरण पाणिनि का देश था। 6ठी शताब्दी में गुप्त शासन की गिरावट के साथ बस्ती भी धीरे धीरे उजड़ गया। इस समय एक नए राजवंश मौखरी हुआ, जिसकी राजधानी कन्नौज था, जो उत्तरी भारत के राजनीतिक हिस्से पर एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया और इसी राज्य में मौजूद जिला बस्ती भी शामिल था। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने अयोध्या से कन्नौज शासन को उखाड़ फेंका और यह शहर उनके नए बनते शासन का राजधानी बना, जो राजा महिरा भोज के समय में बहुत ऊंचाई पर स्थित था। जनश्रुतियों के अनुसार सदियों से बस्ती एक जंगल था। प्राचीन काल में बस्ती मूलतः वैशिष्ठी के नाम से जाना जाता था। वैशिष्ठी नाम वशिष्ठ ऋषि के नाम से बना, जिनका ऋषि आश्रम यहाँ पर हुआ करता था। वर्तमान जिला बहुत पहले निर्जन और वनों से ढका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह क्षेत्र लोगों के बसने योग्य बन गया। जिले का वर्तमान नाम बस्ती राजा कल्हड़ द्वारा चयनित किया गया था। यह घटना, जो शायद 16वीं सदी में हुई थी, 1801 में बस्ती तहसील मुख्यालय बन गया था और 1865 में यह नव स्थापित जिले के मुख्यालय के रूप में चुना गया था। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर है। क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्तियां मानव शरीर में हैं, वो किसी दूसरे शरीर में नहीं। शरीर में जाति, रंग अथवा रक्त भिन्नता नहीं देखी जाती। हर मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भंडार होता है। इसलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उस शक्ति को जगाकर अपने वश में न किया जाए, तब तक शक्ति का कोई लाभ नहीं। वो शक्ति मनुष्य के लिए वैसी ही है जैसे किसी कंजूस के घर में भंडार भरे हों और वो भूखा बैठा रहे। मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, जो योगाभ्यास द्वारा जगाए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर के ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। यह शक्ति का मूल निवास स्थान है। यहां जिस रूप में ये निवास करती है,
उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहाँ से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब ये शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र मणिपुर चक्र तक पहुंचती है। फिर मणिपुर चक्र भेद कर इस शक्ति को चौथे केंद्र अनाहत चक्र तक पहुंचाया जाता है। वहां से विशुद्ध चक्र और विशुद्ध चक्र से ये शक्ति सहस्रार चक्र को जागृत करती है। श्वेत वर्ण और भ्रिकुटी के मध्य में दो पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है उसका बीज मंत्र ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए तो फिर ये शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है। और सावधान, भटका हुआ साधक भयंकर होता है। वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना यह अभ्यास न किया जाए। जब यह शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो इतिहास के मध्ययुगीन काल में 13वीं सदी की शुरुआत में 1225 में इल्तुतमिश का बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद अवध का गवर्नर बन गया और इसने भर समुदाय के लोगों के सभी प्रतिरोधों को पूरी तरह कुचल डाला। सन 1323 में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जाने के लिए बहराइच और गोंडा के रास्ते गया। शायद वह वर्तमान जिला बस्ती के जंगल के खतरों से बचना चाहता था और वह आगे अयोध्या से नदी के रास्ते गया। 1479 में बस्ती के आसपास के जिले जौनपुर राज्य के शासक ख्वाजा जहान के उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में था। बहलुल खान लोधी अपने भतीजे काला पहाड़ को इस क्षेत्र का शासन दे दिया था, जिसका मुख्यालय बहराइच को बनाया गया था, जिसमें बस्ती सहित आसपास के क्षेत्र भी शामिल थे। इस समय के आसपास महात्मा कबीर प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक जिले में मगहर में रहते थे। हिंदुओं में भूमिहार ब्राह्मण, सरवरिया ब्राह्मण और बिसेन शामिल थे। पश्चिम से राजपूतों के आगमन से पहले इस जिले में हिंदू समाज का राज्य था। 13वीं सदी के मध्य में श्रीनेत्र पहला नवागंतुक था जो इस क्षेत्र में आकर स्थापित हुआ। गोंडा प्रांत के कल्हड़ राजपूत स्वयं परगना बस्ती में स्थापित हुए थे। कल्हड़ प्रांत के दक्षिण में नगर प्रांत में गौतम राजा स्थापित थे। महुली में महासुइया नाम का कबीला था जो महासों के राजपूत थे। अन्य विशेष उल्लेख राजपूत कबीले में चौहान का मिलता है। यह कहा जाता है कि चित्तौड़ से 3 प्रमुख मुकुंद भागे थे, जिनका वर्तमान बस्ती से लगे सिद्धार्थनगर जिले में एक बड़े भूभाग पर शासन था। 14वीं सदी के अंतिम तक बस्ती जिले के एक भाग अमोढ़ा पर कायस्थ वंश का शासन था। अकबर और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान बस्ती जिला अवध सूबे के गोरखपुर सरकार का एक हिस्सा बना हुआ था। एक महान और दूरगामी परिवर्तन तब आया जब 9 सितंबर 1772 में सादत खान को अवध सूबे का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसमें गोरखपुर का फौजदारी भी था। उसी समय बांसी और रसूलपुर पर सरनेट राजा का, विनायकपुर पर बुटवल के चौहान का, बस्ती पर कल्हड़ शासक का और अमोढ़ा पर सूर्यवंश का, नगर पर गौतम का और महुली पर सूर्यवंश का शासन था, जबकि अकेला मगहर पर नवाब का शासन था, जो मुसलमान चौकी से मजबूत बनाया गया था।
नवंबर 1801 में नवाज शुजा-उद-दौला का उत्तराधिकारी सादत खान ने गोरखपुर को ईस्ट इंडिया कंपनी को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें मौजूद जिला बस्ती और आसपास के क्षेत्र का भी समावेश था। रोलेज गोरखपुर का पहला कलेक्टर बना था। इस कलेक्टर ने भूमि राजस्व की वसूली के लिए कुछ कदम उठाए थे।